हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में। और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे आपके एग्ज़ाम ईएसआईसी डिप्टी डायरेक्टर की। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसका ये पार्ट 10 है। इससे पहले के पार्ट 9 का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दूसरे पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 भी आपको ज़रूर देखने चाहिए, क्योंकि हम इनमें वो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। फ्री कंटेंट और नोटिफिकेशन के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, इसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। एक वीकेंड सेल ऑफर एडोटैप की तरफ से आप लोगों के लिए लाया गया है, जिसमें 40% प्लस एडिशनल 10% का ऑफ आपको मिलता है। जितने भी हमारे कोर्सेज हैं, चाहे आरबीआई ग्रेड बी, सेबी ग्रेड है, नाबार्ड ग्रेड है, ईएसआईसी डिप्टी डायरेक्टर या आईबीपीएस, एएफओ, यूपीएससी, एपीएफसी, आईकर एओ, पीएफआर, आरडीए ग्रेड है, या जितने भी कॉम्बो कोर्सेज हैं, इसके लिए आपको कोड यूज करना है वीकेंड। और ये 21 नवंबर तक आपका कोड वैलिड होगा। इन सभी कोर्सेज का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। और फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, चूज द नेक्स्ट टर्म इन द फॉलोइंग कैटेगरी। आपको बताना है कि जो कैटेगरी यहाँ पे दी गई है इसमें नेक्स्ट टर्म क्या होगी। अब देखो, यहाँ पे 2 लेटर और एक नंबर का यूज हो रहा है, ठीक है। तो हमें देखना है कि जो लॉजिकल सीक्वेंस को ये फॉलो करते हुए सीरीज चल रही है, इसी में आपको किसका यूज मतलब इसी के अंदर आपकी नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी, ठीक है। अब देखो, यहाँ से अगर सबसे पहले नंबर से ही देखूं तो 56 से आपका 60 हुआ तो ऐड हो गया 4। अगर 60 से 69 देखूं तो ऐड हो रहा है 9। अगर 69 से 94 जाएं तो ऐड हो रहा है 25। और अगर 94 से 43 जाएंगे तो ऐड हो रहा है 49, ठीक है भाई। तो इस तरीके से हमें देखना है कि आगे इससे नेक्स्ट क्या बनने वाला है। तो अब देखो, जो 4 होता है ये 2 का स्क्वायर होता है भाई, और जो 9 होता है ये 3 का स्क्वायर होता है, ये 5 का स्क्वायर और ये 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो इस हिसाब से तो 2, 3, 5, 7। तो नेक्स्ट देखो, कोई सीक्वेंस तो बन नहीं रही। 2 + 1 3 होता है, 3 + 2 5 होता है, 5 + 2 7 होता है। तो फिर ये अगर नंबर्स ऐड करने से सीक्वेंस नहीं बन रही तो ये किसकी सीक्वेंस होगी? ये प्राइम नंबर की सीक्वेंस है। 2 एक प्राइम नंबर होता है, 3 फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 होता है, फिर 7 और नेक्स्ट प्राइम नंबर 11 होता है। तो 11 का स्क्वायर 121 इसके अंदर ऐड होगा। तो 143 में 121 ऐड करेंगे तो ये 264 बन जाएगा। अब नंबर तो पता चल गया हमें। अब देखो कि ये जो लेटर्स हैं ये कैसे चेंज हो रहे हैं। अब लेटर्स की प्लेस वैल्यू आपको पता होनी चाहिए इसके लिए। जैसे एम की प्लेस वैल्यू इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर 13 होती है, बी आपका 2 होता है, पी आपका 16 होता है भाई, और डी 4 होता है, एल आपका 12 होता है, और जो एफ होता है वो 6 होता है, ओ आपका 15 होता है, और एच आपका 8 होता है, के आपका 11 होता है, और जो जे होता है ये आपका 10 होता है, ठीक है। अब जो लास्ट लेटर है वहां तो सीक्वेंस पता चल गया हमें। देखो, 2 से 4 हो गया भाई, फिर 4 में 2 ऐड करोगे 6, 6 में 2 ऐड करोगे 8, और 8 में 2 ऐड करोगे 10, तो 10 में 2 ऐड करोगे 12, 12 पे होता है एल, तो लास्ट में एल आएगा, ठीक है। अब जो फर्स्ट लेटर वो देखो, यहाँ 13 था, 13 में से ये 16 हो गया, तो 13 से 16 पे जाने पे क्या हुआ होगा, +3, फिर 16 से 12 पे जाने पे -4, फिर 12 से 15 पे जाने पे फिर +3, और 15 से 11 पे जाने पे फिर -4। यानी एक बार +3 हो रहा है, एक बार -4 ऑल्टरनेटली। तो अब 3 हो चुका है, +3 फिर -4 फिर +3 फिर -4, और फिर क्या होगा, फिर +3 होगा भाई, ठीक है। तो अगर 11 में 3 ऐड करेंगे तो 14 होता है, और 14 पे क्या होता है n। तो जो आंसर बनेगा वो बनेगा N264L। तो यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, और इनको आप तभी सोल्व कर पाओगे जब आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो होते हैं ABCDE, इनकी प्लेस वैल्यू पता होगी, तो लॉजिक पहचानना आसान होगा, और साथ में नंबर्स सिंबल्स के बारे में थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन हो, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Select the option that is related to the third term on the same basis as the second term is related to the first term। जिस तरीके से जो सेकंड टर्म है वो फर्स्ट टर्म से रिलेटेड है, ठीक है भाई,
तो उसी तरीके से आपको बताना है कि जो ये थर्ड टर्म है ये किस तरीके से रिलेट करेगी, ठीक है। अब जो एक्रोफोबिया होता है, एक्रोफोबिया होता है फियर ऑफ हाइट, ठीक है भाई। ऊंचाई से जिसको डर, ऊंचाई से डर लगता है उस बीमारी को बोलते हैं एक्रोफोबिया, ठीक है। तो यानी कि जो लेप्डोप्टेरोफोबिया होगा वो क्या होगा, ये होता है फियर फ्रॉम बटरफ्लाइज। तो ऑप्शन जो डी है वो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर इन द सेम वे एज आर द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट, ठीक है भाई। तो जो लॉजिकल सीक्वेंस यहाँ पे यूज हो रही है इस सेट के अंदर, वही सेम कौन सा ऑप्शन फॉलो कर रहा है ये बताना है। देखो अगर यहाँ से देखें तो ये 21 इंटू 3 हो रहा है भाई। 21 इंटू 3 क्या होगा 63, और 21 इंटू अगर 7 करूं तो कितना हो जा रहा है 147, ठीक है भाई। इंटू 3 63 और इंटू 7 होगा तो 147। तो अब यहाँ पे देखो सेम, अगर 18 इंटू 3 करें तो 54, लेकिन 18 इंटू 7 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7 56 6, और फिर कितना बच गया भाई 5, तो ये कितना बचेगा फिर 7 7 56 6 5 7 में 7 और 5 12, तो इंटू 3 और इंटू 7 ये हो रहा है, बिल्कुल सही है भाई, ठीक है। तो नोट बोला है उसने, नोट रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो इंटू 3 हो रहा है, ये 19 इंटू 3 और 19 सत्ता 133 होता है, ये भी हो गया भाई। तो अगर यहाँ देखें 8 इंटू 3 और 8 इंटू 7 56 होना चाहिए, तो ये फॉलो नहीं कर रहा, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगर यहाँ से देखोगे तो 15 इंटू 3 45 और 15 इंटू 7 105, ये भी फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो नोट रिलेटेड बोला था उसने, तो ऑप्शन सी उससे रिलेट नहीं करेगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, चूज द वेन डायग्राम विच बेस्ट इलिस्ट्रेट्स 3 गिवन क्लासेस, एंटरप्रेन्योर, अनमैरिड और फीमेल, ठीक है भाई। इंटरप्रेन्योर, अनमैरिड और फीमेल, इनके लिए बेस्ट सूटेबल वेन डायग्राम हमें चूज करना है। देखो फर्स्ट तो एलिमिनेट हो गया, क्यों एलिमिनेट हो गया, क्योंकि अगर मैं इसको कुछ भी मानूं कि ये इंटरप्रेन्योर है तो क्या ये अनमैरिड नहीं हो सकता। अगर मैं इसको बोलूं कि ये फीमेल है तो क्या ये अनमैरिड नहीं हो सकता, ये इंटरप्रेन्योर नहीं हो सकता। तो मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। सेकंड में अगर देखोगे बी में, तो आप इसको अकेले को कुछ भी ले लो, मान लीजिए ये फीमेल है, तो क्या कोई फीमेल इंटरप्रेन्योर या अनमैरिड नहीं हो सकती। या फिर अगर मैं इसको अनमैरिड लूं तो क्या सिर्फ अनमैरिड ही इंटरप्रेन्योर होंगे, जरूरी तो नहीं है। तो ये भी एलिमिनेट हो गया। और अगर यहां से देखें तो क्या इंटरप्रेन्योर और अनमैरिड, ठीक है भाई, ये अनमैरिड है ये इंटरप्रेन्योर है, जरूरी थोड़ा है, ठीक है। और फिर फीमेल ही हो वो, ये भी जरूरी नहीं है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन जो है ये बेस्ट सूटेबल होगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि तीनों हो सकते हैं एक दूसरे से रिलेटेड। एक एंटरप्रेन्योर अनमैरिड भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, और एक फीमेल अनमैरिड भी हो सकती है, एंटरप्रेन्योर भी हो सकता है। तो ये बेस्ट इलिस्ट्रेट कर रहा है यहाँ पे, तो ऑप्शन जो डी होगा ये आपके क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5, कियारा मूव्स 5 किलोमीटर इन द नॉर्थ डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट ए। कोई पॉइंट ए है, सपोज ये पॉइंट ए है, यहां से कियारा 5 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में मूव करती है, ठीक है। ये 5 किलोमीटर हो गया भाई। देन शी टर्न्स राइट एंड मूव 3 किलोमीटर। तो इसका जो राइट होगा, जो आप अपने आप को एज्यूम करिए हमेशा, अगर आपका फेस नॉर्थ में है तो अगर आप राइट टर्न लोगे तो हमेशा ईस्ट डायरेक्शन में जाओगे। तो ये 3 किलोमीटर इसने यहाँ पे टर्न लिया। आफ्टर दैट शी टर्न्स 2 किलोमीटर टू हर लेफ्ट। अगर लेफ्ट में जाएगी तो फिर से नॉर्थ में जाएगी, कितना गई भाई 2 किलोमीटर। एंड फाइनली स्टॉप एट पॉइंट बी। तो इस बी पॉइंट पे वो स्टॉप कर जाती है, ठीक है भाई। अब आगे देखो क्या कह रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है कि प्रीति स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट बी इन द ईस्ट डायरेक्शन। आफ्टर वॉकिंग 1 किलोमीटर सी टर्न लेफ्ट। यहां से प्रीति ने स्टार्ट किया और 1 किलोमीटर जाने के बाद ईस्ट डायरेक्शन में सी टर्न्स लेफ्ट। अगर यहां से लेफ्ट लगी तो ये नॉर्थ डायरेक्शन में जाएगी एंड वॉक 2 किलोमीटर। अगेन सी टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 4 किलोमीटर। अगर यहां से लेफ्ट लगी तो ये वेस्ट डायरेक्शन में जाएगी, तो ये 4 किलोमीटर यहां पे टर्न करके यहाँ इस पॉइंट सी पे पहुंच जाती है, ठीक है भाई। अब हमसे पूछ रहा है कि हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट सी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए। अब देखो सिंपली हमें बताना है कि जो पॉइंट सी है वो किस डायरेक्शन में है, ए से। अगर ये इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस देखूं तो 3 है, और इस पॉइंट से इस पॉइंट का देखूं तो 1 है, तो दैट मीन्स ये कंप्लीट डिस्टेंस जो होगा यहाँ से यहाँ तक ये 4 है, और ये डिस्टेंस भी क्या है 4 है।
समझ रहे हो? तो मतलब ये जो सी पॉइंट है ये ए पॉइंट से बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में है, तो दैट मीन्स ये जो डायरेक्शन होगी ये तो नॉर्थ डायरेक्शन होगी भाई। जो सी पॉइंट है वो ए से नॉर्थ डायरेक्शन में है, ये परपेंडिकुलर है पूरा, ठीक है। क्योंकि उसने अगर इस डायरेक्शन में वो 4 किलोमीटर गए थे तो वेस्ट में 4 ही आए, तो मतलब फिर एक ही सीध में होंगे पॉइंट, ठीक है। अब डिस्टेंस पूछा है, तो ये जो डिस्टेंस है अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर गिरा दूं तो ये डिस्टेंस 2 है, क्योंकि ये 2 है तो ये भी 2 होगा, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 2 है तो ये भी 2 होगा। तो जो टोटल डिस्टेंस हो गया वो 5 + 2 + 2, तो ये कितना हो गया 9 किलोमीटर। तो दैट मीन्स जो आंसर होगा वो क्या होगा 9 किलोमीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 6, विच आंसर फिगर विल कंप्लीट द पैटर्न इन द क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन भी अक्सर आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई, तो आपको यहाँ पे देखना है कि कौन सा कंप्लीट करेगा, ठीक है भाई। देखो एक तो हमें पक्का पता है कि यहाँ से तो स्ट्रेट होगा भाई, ये पॉइंट ये स्ट्रेट होगा और फिर इस तरीके से होगा, समझ रहे हो? तो ये स्ट्रेट होगा, इस तरीके से होगा, तो दैट मीन्स ये स्ट्रेट इसमें तो है ही नहीं, ठीक है। और यहाँ हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता, अब इन दोनों में से बच गया। अब जो सर्कल है वो कॉर्नर में है, लेकिन इसके अंदर सर्कल नीचे वाले कॉर्नर में होना चाहिए, ऊपर वाले में, तो ऑप्शन बी ही आपका सेटिस्फाई करेगा, डी भी आपका यहाँ पे जाएगा। तो मैच करना होता है, कंप्लीट करना होता है इस तरीके से पैटर्न को, तो ये भी ध्यान रखिए आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हाउ मेनी स्क्वेयर्स आर देयर इन द गिवन फिगर। आपको बताना है कि कितने स्क्वायर हैं गिवन फिगर के अंदर। देखो एक बेसिक फिगर होता है स्क्वायर के अंदर, अगर इस टाइप से आपको कभी भी स्क्वायर मिल जाए, ठीक है, तो अगर इस टाइप से कोई फिगर मिल जाए तो देखो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि ये ए बी सी डी और ई एफ जी एच और आई पॉइंट ले लिया, ठीक है। तो एक स्क्वायर तो ये हो गया हमारा, एक स्क्वायर ये हो गया भाई, एक स्क्वायर ये हो गया, एक स्क्वायर ये हो गया, तो 4 तो ये हो गया, और एक ये बाहर वाला ए बी सी डी, तो मतलब इस फिगर के अंदर टोटल 5 स्क्वायर होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक फिगर तो ये है, देखो ये वाला एक फिगर तो ये है भाई, इस फिगर के अंदर कितने स्क्वायर होंगे, इस फिगर के अंदर 5 स्क्वायर होंगे, और एक फिगर आपका ये वाला है, क्योंकि ये अपनी बाउंड्री शेयर नहीं कर रहे, और जब तक बाउंड्री शेयर नहीं करते तब तक इस फिगर के अंदर भी 5 है और इस फिगर के अंदर भी 5 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 15। तो यानी कि 15 स्क्वायर होंगे टोटल, और नन ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर यही इस तरीके से होता तो तब नहीं होते इसमें, ठीक है। सपोज एक इस तरीके से है भाई, ठीक है, अगर ये होता फिगर तो तब नहीं बनता, फिर ये एक कॉमन हो जाता इन दोनों के अंदर, तो फिर -1 हो जाता, तो फिर 5 + 5 - 1 9 नहीं होते, समझ रहे हो ना? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना था आपको। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 देखो भाई, ऑल रोजेज आर फ्लावर्स। तो ऑल रोजेज आर फ्लावर्स, तो ये रोज है भाई, ऑल रोजेज आर फ्लावर्स, ठीक है। आगे बोल रहा है ओनली ए फ्यू फ्लावर्स आर पेटल्स, तो ओनली ए फ्यू फ्लावर्स आर पेटल्स, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि क्या ऑल फ्लावर्स कैन बी पेटल्स, क्या सारे फ्लावर पेटल हो सकते हैं। तो अब आप एक सिंपल सी चीज देखो, जब ओनली ए फ्यू बोला है कि जब कुछ फ्लावर ही पेटल है तो सारे कैसे हो सकते हैं, ठीक है भाई। तो यही कॉमन एरिया है ना दोनों में, तो ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया। सम फ्लावर्स आर रोजेज, यस ये पूरा फ्लावर है तो ये एरिया रोजेज है फ्लावर का, तो ये आपका फॉलो करेगा। तो दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ओनली कंक्लूजन 2 follows, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट, select the combination of letters that when sequentially placed in the gaps of the given letter series will complete the series। आपको यहां से देखना है कि ये कौन सा जो पैटर्न होगा वो इसको फुलफिल करेगा। अब देखो यहाँ पे पूरा लिख लेते हैं सीरीज को हम, सी फिर डैश फिर आई टी डैश सी आर डैश डैश आई डैश डैश सी डैश आई डैश एस डैश आर आई सी डैश, ठीक है भाई। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे आपको, ये बाय ऑप्शन ही सोल्व होगा, लेकिन पहले क्या करो, आप टोटल लेटर्स को काउंट कर लो। अगर मैं यहाँ देखूं टोटल लेटर्स कितने हैं, 3 6 9 12 15 18 21 24 और 28। अगर 28 है तो इसके ग्रुप बनाओ, या तो 4 4 के पेयर बनेंगे या 7 7 के पेयर बनेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे क्या 4 4 का कोई ग्रुप बन रहा है या 4 4 का। और अगर यहाँ टोटल लेटर देखूं तो काफ़ी लेटर यूज हो रहे हैं, जैसे आर है, आई है, एस है, सी है, टी है भाई 6 5, और फिर और क्या यूज हो रहा है, RICTS, ये यूज हो रहे हैं 5 ही। पर पेयर बनेंगे किस तरीके से,
तो या तो 4 4 के बनेंगे या 7 7 के। तो पुट करके देख लेते हैं वैल्यूज। पहला ऑप्शन अगर उठाऊं तो यहाँ पे R आएगा, फिर I आएगा, फिर S आएगा, और फिर CT आएगा भाई, फिर यहाँ पे भी CT आएगा, ठीक है, फिर I आएगा, फिर R आएगा, और फिर T आएगा, फिर C आएगा, और फिर T आएगा, फिर S आएगा। तो क्या ये कोई लॉजिकल सीक्वेंस बन रही है? देखो CRIT IC, अगर 4 4 का देखूं तो CRIT नहीं बन रहा, 7 7 का पेयर बनाऊं तो CRIT ICS, तो CRIT ICS ऐसे होना चाहिए था, तो ये तो सीक्वेंस नहीं बन रही आपकी। फिर दूसरे वाला पुट करके देखो भाई, अगर यहाँ पे R ले ले, ये सपोज R है आपका, फिर R है भाई, फिर आपका CSC, फिर S है, फिर C है, ठीक है, फिर T है, फिर यहाँ पे C है, CTC, और TR, फिर TCC, और फिर T, और फिर C, ठीक है भाई। अब देखो यह 4 4 के या 7 7 के पेयर बनाए तो CRIT RCS, तो CRI, तो यहीं पे गड़बड़ हो रही है, फिर से वो लॉजिकल सीक्वेंस ही नहीं आगे बढ़ पा रही, ठीक है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया भाई हमारा। अब थर्ड ऑप्शन देखो, अगर यहाँ पे R है, ठीक है, यहाँ I है, यहाँ S है, और यहाँ I है, यहाँ T है भाई, ठीक है, यहाँ C है, यहाँ पे क्या है भाई, S है। इसको साफ कर लेते हैं थोड़ा सा, दोबारा से लिख देता हूं ताकि पहचानना भी आसान रहे। लास्ट ही ऑप्शन बचता है हमारे पास, और तो है ही नहीं, तो C सीधा ही पुट कर लो, CRI, ठीक है भाई, फिर S, फिर I, फिर T, फिर C, फिर S, और फिर R, फिर T, फिर यहाँ पे C, फिर C, और फिर T, और फिर S, ठीक है। अब बनाओ पेयर CRITICS, CRITICS, ठीक है भाई, फिर CRITICS, ठीक है भाई, तो फिर ये बन गया, फिर CRITICS, तो यही एक पूरा पेयर, मतलब एक कॉम्बिनेशन बन रहा है CRITICS, ठीक है, क्रिटिक्स 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 बार बार, तो ये एक लॉजिकल सीक्वेंस बन रही है। तो ऑप्शन C आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है जी सभी को? चलिए नेक्स्ट। तो 18th फरवरी ऑफ द नॉन लीप ईयर वाज थर्सडे, तो व्हाट विल बी द डे ऑन 24th ऑफ सितंबर ऑफ द सेम ईयर, ठीक है भाई। तो ये आपको बताना है, और ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में जरूर देना है, ठीक है जी। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया सेशन से जुड़ने के लिए। आपकी कोई भी क्वेरी है तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं सुबह 10 से शाम के 7 बजे तक, या hello@edutap.co.in पे आप 24/7 हमें कभी भी मेल कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।